सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का 4th वीडियो चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखो, हमारे इंडिया जो है ये एशिया का पार्ट है, ये आपको पता है। इस कंट्री के मतलब हमारे इंडिया के क्या क्या फीचर्स हैं ये हमने स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस में देख लिया था। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। कौन कौन से कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा इंडिया में कितने टाइप्स के मिट्टी पाए जाते हैं, प्लेट्यू कितने हैं, प्लेन्स कितने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस जो है यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, वी लर्न अबाउट द नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस सेक्शन। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में जो है ओशन है, ईस्ट में हमारे पास जो है क्या है, डेजर्ट है। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि नेचुरल डिवीजन क्या क्या है जो हमारे इंडिया को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। We also learned that the Indian subcontinent is the distinct landmass in the Asian continent in terms of topography and culture। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा इंडिया एक एशिया में ऐसा यूनिक कंट्री है जिसके अपने खुद के अलग अलग फीचर्स हैं। अब क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे टोपोग्राफी है, लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज वाले अलग होते हैं, कल्चर वाले अलग होते हैं, फूड में डिफरेंसेस होता है। तो ये सारा चीज़ हमने जो है डिस्कस किया था, जो कि पूरे एशिया से हमें क्या करता है, अलग बनाता है। बट आर द सरफेस फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द सेम एवरीवेयर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजियस, कल्चर, एथनिक के लोग रहते हैं, डिफरेंट, तो क्या हमारे इंडिया का जो सरफेस फीचर्स है वो भी सब जगह सेम है कि वो भी सब जगह अलग अलग है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इसी फिजिकल फीचर्स के बारे में जो है, या जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंडिया का, कि क्या क्या इसका स्पेशल फीचर्स है। We shall learn about how these features originate and how humans change of the face of the land and its environment by the activities. To understand how these activities change the land, we need to find out how people lived and how they used natural resources for their livelihood and needs in the different region in which they settle. अब देखो, हमें अब अगर समझना है कि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा फिजिकल फीचर्स क्यों आया। ठीक है, जैसे एक तरफ देखेंगे, अगर हम लोग नॉर्थ वाले एरिया को देखते हैं तो पूरा का पूरा प्लेन है। अगर वेस्टर्न वाले एरिया को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान में जो है रेगिस्तान है। अगर साउथ की तरफ जाके देखते हैं तो वो दक्कन प्लेट्यू है। तो ऐसा अलग अलग डिफरेंट चीज़ें क्यों हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसका रीज़न है कि ह्यूमन जहाँ पर रहना चालू किया वो अपने आसपास के चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करना चालू किया। तो वो कैसे कैसे हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं। For example, they adopted agriculture as their means of livelihood in the fertile river valley of the Indus, Ganges and the Brahmaputra। अब देखो, जो गंगा रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो सिंधु रिवर है, इसके आसपास का जो भी एरिया है वो प्लेन एरिया है। अब इसका रीज़न क्या है प्लेन एरिया होने का, तो जब सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने जो है सेटलमेंट करना चालू किया तो उसने क्या किया, जीवन जीने के लिए फूड तो चाहिए, तो फूड के लिए पहले उसने क्या किया, एग्रीकल्चर के बारे में सोचा और एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर उबड़ खाबड़ जगहों पर तो नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए एक प्लेन लैंड चाहिए। तो इसीलिए उनको प्लेन लैंड कहाँ पर मिला, नदियों के किनारे। तो जो भी नदियों के किनारे वाले जगह हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि ज़मीनें फर्टाइल होती है, पानी का कोई इशू नहीं होता है, इसीलिए उसके आसपास के एरिया जो होते हैं वो प्लेन होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इधर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इधर बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं। इसी कारण से ये सारे जगह के जो प्लेन्स हैं, जो ज़मीनें हैं वो क्या हैं, समतल हैं, प्लेन हैं। In Chota Nagpur Plateau, they gathered forest produces and developed mining industries in addition to farming। अब देखो, फार्मिंग करने के लिए हमें बहुत सारे सामान चाहिए, लोहे के, फिर फसल को काटने के लिए भी सामान चाहिए। तो अब इन सामानों को बनाने के लिए हमें आयरन चाहिए, आयरन लोहा चाहिए। तो ये लोग लोहा कहाँ से लाते थे, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब साउथ इंडिया जो हम लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे जगहों से जो है वो माइनिंग वगैरह करते थे और वहाँ से जो है फार्मिंग के लिए जो है इंडस्ट्रीज मतलब एज ए इंडस्ट्रीज की तरह उन जगहों को यूज़ करते थे। इसीलिए ये प्लेट्यू जैसा है।
In the Thar Desert and the northern hilly region, many communities adopted to pastoral life in coastal region and the main occupation was fishing. इसके अलावा जो डेजर्ट वाला एरिया है जो गुजरात क्या बोलते हैं राजस्थान वाला, वहां पे वो सारे लोग रहने लगे जो क्या करते थे, पेस्टोरल लाइफस्टाइल जीते थे, मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है जीना पसंद करते थे, और वो कोस्टल रीजन में रहते थे। और कोस्टल रीजन में इसलिए रहते थे बहुत सारे लोग ताकि वो फिशिंग कर सके, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे रीजन में लोग रहना क्यों पसंद करने लगे, क्योंकि वहां से उनको समुद्र से जो है फिशिंग कर सकते थे, मछली मिल सकती थी, तो इसीलिए जो है वहां पर रहना चालू किए। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से जगह पर जो लोग रहते थे वो किस किस पर्पस के रहते थे, वो आपको समझ में आ गया। प्लेन एरिया पर क्यों रहते थे, ताकि प्लेन एरिया पर एग्रीकल्चर किया जा सके, उसके लिए रहते थे। दक्कन वाले प्लेटू एरिया पर क्यों रहते थे, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सामान चाहिए, तो उन सामान को बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, तो दक्कन प्लेटू को जो है इसलिए लोग रहते थे वहां पर दक्कन प्लेटू में, ताकि वहां से इंडस्ट्रियल सामान जो है बनाया जा सके। थार डेजर्ट में क्यों रहते थे, शांति से जीवन जीने के लिए, पेस्टोरल लाइफ जीने के लिए। कोस्टल एरिया पर क्यों रहते थे, ताकि वहां से क्या कर सके, फिशिंग कर सके। तो ये सारे रीजंस थे अलग अलग नेचुरल के डिवीजन के, ठीक है। Science and technology have contributed to changing the geographical and economical landscape of the country. The environmental impact of the sum of these changes is now creating roadblocks in the human progress. We need to understand the social, economic and political dimension of these problems if we wish to resolve them. अब देखो, ये तो हो गया पुराने जमाने की बात, लेकिन जब हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट करना चालू किया तो उसने भी हमारे जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में क्या किया, चेंजेस लाना चालू कर दिया। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांव में उतना ज्यादा अभी पहुंचा नहीं है, ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर है, शहरों पे। तो जो गांव के लोग हैं, जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो है कहां जाने लगते हैं, शहर की तरफ जाने लगते हैं। तो शहर का पॉपुलेशन ज्यादा होने लगता है, तो अब शहर का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उस आसपास के जो भी फिजिकल रिसोर्सेस हैं, जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, ये सब क्या होंगे, ज्यादा यूज होंगे। और अगर ज्यादा यूज होंगे तो वेस्ट भी होंगे। क्यों वेस्ट होंगे, क्योंकि जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण लोग इंडस्ट्रीज बनाएंगे, और जब इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं उसको भी पानी में या जमीन में खुला छोड़ देंगे, जिसके कारण से जमीन बैरन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, और भी अलग अलग एयर पॉल्यूशन होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक साइड जहां पर ह्यूमन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ही मेरा वीडियो आप यूट्यूब में देख पा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसने कई जगह पर जो है क्या किया है, बहुत सारे वेस्टेज भी जो है किया है। तो पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। तो इसीलिए यहां पर बोल रहा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है आंख बंद करके अडॉप्ट नहीं करना है, हमें उसको ध्यान से समझ के जो है यूज करना है, ताकि उसका वेस्टेज को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। The Himalayas emerge from the Pamir Knot located to the north of the Indian subcontinent. Many other high mountain ranges extend from this knot, including the Hindu Kush, Karakoram, Kunlun and the Tinsan ranges. अब देखो यहाँ पर, अब जो हिमालय जो इमर्ज हुआ था, हिमालय के इमर्ज होने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है, उसके अलावा भूकंप आया था, ऐसे करके बहुत सारे थ्योरीज हैं हिमालय के बड़ा होने के। तो हिमालय जो है इमर्ज हुआ था कहाँ से, पामीर से। पामीर का पठार जो है, पामीर के पठार से जो है ये हुआ था, ठीक है, जो कि नॉर्थ साइड में है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, जैसे हो गया आपका हिंदू कुश हो गया, जो कि आजकल पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर है, काराकोरम हो गया जो नेपाल में, कुनलुन है, तनसेन है, ये तिब्बत वाले रीजन में है। ये सारे के सारे रीजन जो है बहुत बड़े बड़े हाई माउंटेनियस रीजन हैं, जो कि इंडिया को क्या करते हैं, बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। द विंध्याचल एंड द सतपुड़ा रेंजेस आर सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके अलावा जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा है, ये हमारे हिमालय वाले रीजन से थोड़ा हटकर है। ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न बाउंड्री जो है बनाते हैं, मतलब ये राजस्थान, गुजरात, इसके साइड, मध्य प्रदेश इसके साइड है। वाइल द अरावली रेंजेस इज टू द नॉर्थ वेस्ट टू द, और ये जो अरावली है ये भी गुजरात के साइड है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, राजस्थान में बेसिकली। टू द वेस्ट लाई द सह्याद्री माउंटेन्स एंड द टू ईस्ट लाई ऑन द लो हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट
एज वेल एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसके अलावा अगर हम लोग साउथ में जाते हैं तो साउथ में जो हमें माउंटेन्स मिलते हैं उनकी हाइट कम होती है, ठीक है, उनकी हाइट कम होती है, जैसे कि सह्याद्री माउंटेन्स हैं। इसके अलावा जब ईस्ट में जाते हैं तो हमें ईस्टर्न घाट मिलता है और वेस्टर्न घाट भी जो है हमें देखने को जो है मिलता है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया का जो फिजिकल डिफरेंसेस है वो अलग अलग जगहों पर जो है क्या है, अलग अलग है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से अलग अलग हैं। डू ऑल ऑफ दीज फीचर्स लुक द सेम? आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सारे फिजिकल फीचर्स एक जैसे दिखते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं दिखते हैं, सब अलग अलग दिखते हैं। हिमालय को जाएंगे तो 8-8 किलोमीटर से ज़्यादा, 800 मीटर से ज़्यादा लंबे लंबे माउंटेन्स हैं। अगर राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान है। अगर हम साउथ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो थोड़े कम हाइट के हैं। प्लेन एरिया पर आ जाएंगे तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। ऐसे करके सब जगह अलग अलग डिफरेंसेस जो है हैं। वेयर दे ऑल क्रिएटेड एट द सेम टाइम? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये सारे फिजिकल फीचर्स एक ही टाइम पर पैदा हुए या एक ही टाइम पर बने हैं क्या? तो आंसर है नहीं। हिमालय को ही बनने में कई साल लग गए हैं, डेजर्ट कई सालों में बना है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही दिन में जो है बन गई हैं। India's topography can be divided into the following 5 regions based on the differences in the structure, types, rocks and physical features. अगर हम हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स को कैटेगराइज करके अगर पढ़ना चाहें तो हम उसको 5-5 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 5 पार्ट जो है वो किस किस बेसिस पर है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड है, कौन से टाइप के रिवर्स हैं, कौन से टाइप्स के जो हैं प्लेट्यू हैं उस पर बेस्ड है। उसके अलावा फिजिकल फीचर्स जो है, तो अब यहाँ पर पहला क्या है, द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज। एक पार्ट तो ये हो गया। द एक्सटेंसिव प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, प्लेन्स वाले एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तीसरा पार्ट ये हो गया। चौथा है कोस्टल एरिया हो गया, आइलैंड ग्रुप हो गया। पांचवा है द इंडियन डेजर्ट। ये 5 पार्ट में जो है डिवाइडेड है। तो हम एक एक करके अगले वीडियो में जो है यहाँ से पढ़ना जो है चालू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।